ऑलरेडी मैं एक बात बता चुका हूं कि पावर फ्लो इक्वेशन यहां पर जितना इंपॉर्टेंस है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी नेक्स्ट यूनिट वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में होने वाला है। देखिए फटाफट देखते हैं क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है और क्या हमारे सोचने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये हमारा लोड है, यहां से पावर भेजा है पीएस और क्यूएस के फॉर्म में, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, तो एस क्यों है सेंडिंग एंड का, ये वोल्टेज वीएस यहां से गया है और रिसीविंग एंड टर्मिनल पे बस बार है, ये जो रिसीविंग एंड टर्मिनल, तो यहां पे पीआर और क्यूआर इस बस बार पे रिसीव हुआ है और रिसीव होने के बाद यहां पर लोड में जाने वाले को बोलते हैं डिमांड, है ना, तो इस वजह से पीडी और क्यूडी में डिवाइड किया है। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है कि यहां पर पीएस और क्यूएस की इक्वेशन और पीआर और क्यूआर की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरी ट्रांसमिशन लाइन है इसको कैसे रिप्लेस करते हैं हम लोग, एबीसीडी पैरामीटर से रिप्लेस करते हैं। अब देखो क्या होता है कॉमन मिस्टेक, आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कॉमन मिस्टेक क्या होती है। देखिए गाइस क्या होता है ना कि जो आपका सिंक्रोनस मशीन है ना, सिंक्रोनस मशीन है और पावर सिस्टम है। सिंक्रोनस मशीन के कई सारे न्यूमेरिकल ऐसे लगते हैं कि पावर सिस्टम के हैं, बट थोड़ा सा अप्रोच में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन दूं आपको थोड़ी देर के लिए, सिंक्रोनस मशीन है यहाँ पे, है ना, और यहीं पे ये सिंक्रोनस मशीन है और यहाँ पे एक तरह का लोड लगा हुआ है, ये लोड लगा, ठीक है, लोड लगा, सिंक्रोनस मशीन से लोड लगा दिया हम लोगों ने, ये सिंक्रोनस मशीन है और इससे लोड कनेक्ट कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, सिंक्रोनस मशीन है यहाँ पे और इससे कनेक्टेड लोड आपने यहीं के यहीं लगा दिया है, तो लोड और मशीन के बीच में डिस्टेंस तो बहुत ही कम होगा। अगर हम लोग थोड़ा सा एक फिगर आउट कर लेते हैं अगर यहाँ पे, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। मैं बोल सकता हूँ कि 1 मीटर या 2 मीटर का डिस्टेंस होगा, 2 नॉट किलोमीटर, मीटर, है ना, मीटर में डिस्टेंस होगा, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर तक 5 मीटर 10 मीटर तक डिस्टेंस हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो लोड है वो क्या है, जो हमारी मशीन है उसके इमीडिएट कनेक्ट है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर, अगर ये हमारी जो एनालॉजी सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड साइड, तो वो मेरा यहां पे अगर मैं सेंडिंग एंड साइड से यहां भेज रहा हूं और रिसीविंग एंड साइड से, तो मीटर्स में डिस्टेंस है। तो इसका मतलब हम लोग सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड की बात करते हैं क्या इलेक्ट्रिकल मशीन में? नहीं। इसी वजह से सिंक्रोनस मशीन में हमने कभी भी सेंडिंग और रिसीविंग एंड साइड की बात नहीं करी। हमने दो ही चीजों की बात करी कि ये ई एंगल डेल है और हमारा वी एंगल 0 है, यही बात कर ली। और यहां पे चूंकि ये मीटर्स में डिस्टेंस था तो यहां कोई हेवी ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं होता है, तो हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होता था कि एक सेंडिंग एंड साइड बोल सकते हैं अगर हम लोग मशीन के उसमें बात, पावर सिस्टम के उसमें बात करें, तो ये हमारा भेजने वाला पावर और ये खाने वाला पावर है ना, ये भेज रहा है और ये खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। बट देखो यहां पर क्या है पावर सिस्टम में, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है कई किलोमीटर है और यहां रिसीविंग एंड बस बार के बाद लोड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसीलिए यहां पर आपको 3 टाइप की पावर नजर आ रही होगी, सेंडिंग एंड साइड, रिसीविंग एंड साइड और लोड की जो डिमांड है वो है। बट यहां पर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर सिर्फ सेंडिंग एंड साइड और रिसीविंग एंड साइड, मतलब कि जो रिसीविंग एंड साइड अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यही लोड हमारा रिसीविंग एंड साइड का रोल निभा रहा है, यही हमारा लोड जो है वो रिसीविंग एंड साइड का रोल निभा रहा है। यहां पर भी ये जो इस लोड के क्रॉस का जो वोल्टेज है यही बस बार का वोल्टेज ही लेते हैं हम लोग यहां पे। बट कंफ्यूजन क्या होता है, क्वेश्चन जब आता है ना, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि लोड यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है ना, यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है लोड, ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पे। तो हम ये बोल देंगे कि यहाँ पर क्यूआर जो क्यूडी क्या है, डिमांड हमारा 0 और वही क्यूआर 0 है, वही क्यूआर 0 है। मतलब क्योंकि यहाँ पर डिमांड, ये रिसीविंग एंड साइड और लोड साइड डिफरेंट नहीं है ना। जो स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे तो इस चीज को समझ रहे होंगे, क्योंकि डिफिकल्टी फेस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, खासकर सिंक्रोनस मशीन में, क्योंकि पावर सिस्टम और सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चन कई बार सिमिलर लगते हैं और कई बार पावर सिस्टम में भी ऐसा रहता है कि यहां पर जनरेटर लगा है और यहीं पे लोड की इंफॉर्मेशन दे दी, बाकी रिसीविंग एंड साइड वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उस टाइम पर हम लोग कई बार लोड को ही वहां रिप्लेस कर देते हैं, है ना। बट दोनों सब्जेक्ट में मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको, बहुत फाइन डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना, कि जनरेटर से इमीडिएट कनेक्ट लोड, इसलिए हमने देखो सिंक्रोनस मशीन में कहा सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड, डिमांड और रिसीविंग एंड की बात ही नहीं करी। सिंपली हमारा ये सोर्स था और ये लोड था और लोड के अक्रॉस ही हमारा सारा चीज हो जाता था, है ना, समझ में आया। तो इसका मतलब है कि इमीडिएट कनेक्टेड लोड के साथ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इमीडिएट मतलब मशीन के साथ में लोड अगर इमीडिएटली कनेक्ट हो और बाकी ये सब रिसीविंग वगैरह की कोई बात नहीं करे, इसका मतलब वो क्वेश्चन हमारा
सिंक्रोनस मशीन साइड से है, वहां पर हमें ये डिमांड लोड एक्स्ट्रा और रिसीविंग एंड साइड को भूल जाना है, डायरेक्टली लोड लगा के कर देना है। और जहां पावर सिस्टम की बात आएगी तो वहां एक्चुअल ये क्या है, लाइन किलोमीटर्स में, कई किलोमीटर्स में होता है, तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की दूरी हो सकता है 100 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर इस बस बार पे पहुंचने वाला वोल्टेज हमें पता करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी यही है। देखो आपके घर में जो बिजली आ रही है, हम कौन है, अभी आपकी पोजीशन कौन सी है, ये लोड वाली पोजीशन है, और ये बस बार वाली पोजीशन हम ये बोल सकते हैं कि सब स्टेशन है ना, ये बस बार वाली पोजीशन कहां बोल सकते हैं, सब स्टेशन। तो पहले सब स्टेशन पे एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर कितना आ रहा है उसके हिसाब से चीजें भेज रहे हैं, ठीक है। बट आप बोलोगे सर सब स्टेशन का वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज में तो फिर डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि प्रैक्टिकल देखोगे तो आपका वोल्टेज तो आपके पीछे वाली गली का भी वोल्टेज डिफरेंट थोड़ा बहुत हो सकता है ना, चेंज हो सकता है। हाँ, लाइन का चेंज नहीं होगा, घर के अंदर का तो चेंज हो सकता है ना। और तो इसीलिए यहां प्रैक्टिकली हम लोग थ्योरेटिकली मान लेते हैं यही बस बार का वोल्टेज इसी का वोल्टेज रहता है, बट एक्चुअल में हो सकता है प्रैक्टिकली जाओगे तो बहुत डिफरेंट वोल्टेज लेवल हो सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमें थ्योरेटिकली पेपर क्रैक करना है ना, तो उसमें अपना प्रैक्टिकल दिमाग नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे ना तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आप अभी यूजी लेवल पे है, फिर एमटेक करेंगे, फिर थीसिस करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, पोस्ट पीएचडी करेंगे, तो इस तरीके से एक सिस्टम चलते जाएगा, फिर आप एक्चुअल डिजाइनर बनेंगे चीजों के, ठीक है। तो अभी हमारा लेवल है कि भाई हमें यूजी एग्जाम क्रैक करना है सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब समझ गए ना कहाँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर कई बार रिसीविंग एंड साइड का और इसका समझ नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर ये इमीडिएट कनेक्टेड लोड हो तो रिसीविंग एंड साइड और डिमांड, मतलब ये लोड और ये लगभग एक ही है, ऐसा ही समझ लो, ठीक है। और अगर थोड़ा सा इस तरीके से दे, जहां पे देखो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन का डिफरेंस आपको करते आ जाएगा, ये वाली बात अब आपको पता चल गई ना, तो आप बड़े आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये मशीन की अप्रोच से क्वेश्चन करना है कि पावर सिस्टम की अप्रोच से करना है, ठीक है। चलो आगे चलते, बट ये चीजें वही इक्वेशंस वगैरह में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो अब आप इसको फटाफट रिवाइज करते हैं। देखो यहां पर ये एबीसीडी पैरामीटर होते क्या है वो मैं बता देता हूं। ए पैरामीटर मैग्नीट्यूड एंगल डेल, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज गेन, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, बी की यूनिट क्या, ये यूनिट लेस है ना, वोल्टेज गेन जो भी है यूनिट लेस है। और चलो, और बी क्या है हमारा, बी है ये हमारा इंपीडेंस कहलाएगा, इंपीडेंस है ना। इसकी यूनिट क्या है, ओम, मतलब ये एक तरह का इंपीडेंस, इसलिए थीटा से डिनोट किया है। और ये C इक्वल टू मोड ऑफ C एंगल गामा है ना, तो ये आपका रहेगा सीमेंस, ये महो, ये सीमेंस रहेगा, मतलब ये इंपीडेंस बोल सकते हैं, इसको एडमिटेंस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा क्या है, करंट गेन रहेगा, इसकी भी कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। इन चीजों का पता होना चाहिए। दूसरा है कि इसका डेरिवेशन, ये पावर फ्लो इक्वेशंस के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज लेवल के लिए। तो हमने कैसा डेरिवेशन करे थे, डेरिवेशन करे थे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स पावर को अगर लिखना हो हमें सेंडिंग एंड साइड में, तो Vs इंटू Is का है ना, यहां से जो करंट जा रहा है उसका कॉन्जुगेट कर देंगे, और उसको इक्वल टू हम लोग PS प्लस माइनस JQS भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने SR इक्वल टू VR, इस साइड का वोल्टेज और इस साइड का करंट का कॉन्जुगेशन, तो ये PR और QR मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा फोकस था कॉम्प्लेक्स, अगर हमने पावर निकाल लिया तो हम लोग एक जो हमारा एक्टिव पावर होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और रिएक्टिव पावर कंपोनेंट, रिएक्टिव पावर क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है। तो हमने क्या किया, क्यों हम 4 इक्वेशन याद नहीं रखेंगे, हम सिर्फ 2 ही इक्वेशन याद रखेंगे, SS और SR। SS क्या हो जाएगा, D बाई बी VS का स्क्वायर एंगल थीटा माइनस अल्फा माइनस VR VS डिवाइडेड बाई B एंगल थीटा प्लस डेल्टा। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, एंगल हमेशा थीटा से चालू करोगे, एंगल हमेशा कहां से चालू करोगे, थीटा से चालू करोगे, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि दोनों वोल्टेजेस क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो उस केस में आपको वोल्टेज स्क्वायर और वोल्टेज स्क्वायर ले लेना है, ज्यादातर केस में है ना, बट अलग भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना। S आया तो VS का स्क्वायर, S है ना, SS का लिख रहे हैं तो VS का स्क्वायर, D डिवाइडेड बाई B से शुरुआत करनी है, D बाई B से शुरुआत करनी है, VS का स्क्वायर, और थीटा एंगल कैसे स्टार्ट होगा, थीटा से स्टार्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, VR VS डिवाइडेड बाई B। देखो 2-3 चीजें कॉमन है, एंगल थीटा से स्टार्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर में हमेशा B है, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या है, B है। और क्या हो रहा है, वोल्टेज भी 2 हो रहे हैं, या तो VR VS यूज हो रहा है, या VS का स्क्वायर या VR का स्क्वायर यूज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली स्क्वायर किसका होगा, जिसका पावर लिख रहे हैं उसका स्क्वायर होगा, है ना, याद रखने के तरीके बता रहा हूं मैं, है ना। SS, S सेंडिंग एंड साइड का लिख रहे हैं तो स्क्वायर वोल्टेज का कौन सा स्क्वायर होगा,
वीएस का स्क्वायर होगा। देखो रिसीविंग एंड साइड का लिखेंगे तो स्क्वायर किसका होगा, वीआर का स्क्वायर होगा। बाकी जो बचा हुआ रहेगा वीआर और वीएस रहेगा। ठीक है, चलो अब 1 बाय 1 कैसे याद रखना है। डी बाई बी वीएस का स्क्वायर एंगल थीटा माइनस अल्फा याद रखना पड़ेगा, माइनस ये लिख दोगे थीटा प्लस डेल। अब ये जो एसआर की इक्वेशन में क्या होगा, इसको उठा के हमने यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको उठा के यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया और इसके आगे माइनस साइन लगा था, उस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो वो थीटा माइनस डेल कहलाएगा। याद रखने का तरीका है ना, इसको यहां उठाया और इस माइनस साइन को यहां पर टक दिया। कोई अंतर, कोई भी अंतर नहीं। इसको भी हमने यहां पे उठाया, इसको भी यहां पे उठाया और D और A एक दूसरे के क्या होते हैं, A इक्वल टू डी, सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, तो D की जगह A कर दिया हमने। और कुछ अंतर आया क्या, नहीं। बस SR की जगह यहां VS, इस वोल्टेज का स्क्वायर कौन सा होता है, जिसका इक्वेशन लिख रहे हो सेंडिंग एंड का, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड साइड का, तो VR का स्क्वायर कर दिया। और ये एंगल एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। डिटरमिनेंट में होता है ना, हम लोग ऐसे एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करते देन माइनस साइन, फिर उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जब यहां से यहां उठा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई साइन चेंज नहीं होगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। हाँ ये होगा माइनस, बाकी अंदर एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा। बट ये उठाओगे यहां पे तो माइनस एंगल में आ जाएगा। स्टार्टिंग कहां से करोगे, थीटा से करोगे। ठीक है, बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति और भी कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो वहां से भी आप याद रख सकते हो। अच्छा, अभी तो हमने कॉम्प्लेक्स पावर लिखा। अब अगर मुझे सेंडिंग एंड साइड का एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस एंगल में मैं इन दोनों एंगल के साथ में कॉस लगा दूंगा तो एक्टिव पावर बन जाएगा, साइन लगा दूंगा तो रिएक्टिव पावर बन जाएगा। ठीक है, चलो अगर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक्टिव पावर को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डेल, और उसको जीरो करेंगे तो कंडीशन आ जाएगी आपकी, है ना। डेरिवेशन किया हमने फुल कोर्स में सारे के सारे। थीटा इक्वल टू डेल इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिसीविंग एंड पावर। एक्टिव पावर मैक्सिमम के लिए हमने कंडीशन अगर देखी तो क्या आया, थीटा इक्वल टू डेल आया। और इस थीटा इक्वल टू डेल को जब हम पुट करेंगे तो पी आर मैक्सिमम आ जाएगा वीएस वी आर डिवाइडेड बाई बी। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे पी आर करोगे ना, पी आर वी आर वी एस डिवाइडेड बाई बी कॉस थीटा माइनस डेल, तो ये दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये cos 0 1 हो जाएगा, बचा हुआ कंडीशन एज इट इज रख दोगे। नेक्स्ट है क्यू आर। जब क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर मैक्सिमम नहीं है, पी आर मैक्सिमम। हम चाहते हैं कि एक्टिव पावर जब मैक्सिमम ड्रॉ हो रहा है तब रिएक्टिव पावर की क्या दशा होगी वो देख रहे हैं। तो रिएक्टिव पावर जब हमने देखा तो ये हमें पता चला कि या तो माइनस साइन के साथ में आ रहा है, और इस माइनस साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आगे अगली यूनिट में। अभी सिर्फ एक लाइन समझिए कि जो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लोड मस्ट ड्रॉ लीडिंग रिएक्टिव पावर। इस लाइन से बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यूनिट 3 पढ़ोगे तो ये लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। ठीक है, और कैसे याद करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से याद कराऊंगा। और करके क्या बोल सकते हैं हम लोग कि पॉजिटिव वी आर फेड इनटू द लाइन। इस लाइन से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो फुल कोर्स पढ़े होंगे उनको सारी बातें समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव वी आर फेड इनटू द लाइन। वी आर अगर क्यू आर अगर निगेटिव है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव वी आर एक्सटर्नल तरीके से पॉजिटिव वी आर फेड करना पड़ेगा लाइन के अंदर। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंट हम लोग नेक्स्ट यूनिट में समझाएंगे, वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपको 2 इक्वेशन याद रखना है यहाँ पे, और ये मैक्सिमम की याद रखना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा इक्वल टू डेल कंडीशन याद रखना, यहां से भी हो जाएगा काम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या पता है, देखो क्या होता है, ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन हमारी, इस लाइन में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सभी होगा। तो अगर मैं इसको मॉडिफिकेशन लूं, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में क्या होता है, या प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग देखें तो यहां पर इस लाइन के अंदर में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों अवेलेबल होंगे। कैपेसिटेंस को तो अभी हटा दो थोड़ी देर के लिए, है ना। और इसमें भी क्या होता है, रेजिस्टेंस इज मच 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 स्मॉलर देन रिएक्टेंस। इस वजह से कई बार गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है, जब से वर्चुअल कैलसी आया है तो आपको रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता है, सिंपली आपको जे रिएक्टेंस जे एक्स गिवन होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है। अब रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पैरामीटर क्या हो जाए, मॉडिफाई हो जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ट्रांसमिशन लाइन। ये मैंने एक फुल कोर्स में इसी हेडिंग से नाम से लेक्चर भी है। तो अब देखो रियल पार्ट चले गया अगर, तो इसका मतलब ये जो ए हो जाता है ना, 1 एंगल 0 हो जाता है। ये जो बी है, बी क्या होता है असल में, इंपीडेंस होता है। इंपीडेंस मतलब कि आर प्लस जे एक्स, तो इसका मतलब है कि ये सिंपली क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा, आर तो 0
और जे मतलब कि 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो बी जो वैल्यू है आपका, जो बी है वो हो जाता है एक्स एंगल 90 डिग्री, मतलब थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री रख सकते हैं, ठीक है। और डी वापस से वही हमारा 1 एंगल 0 डिग्री, 1 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे ये ए और डी, देखो ये जो हमारी इक्वेशंस थी ना, ए और कौन कौन सा था, ए डी और बी था, इन सब जगह बी की जगह पे एक्स, थीटा की जगह पे 90 और सबको मॉडिफाई करेंगे तो यहां पर आएगा सेंडिंग एंड साइड का जो पावर आएगा वी आर वी एस डिवाइडेड बाय एक्स साइन डेल, जो कि हमने बेसिक्स में डिराइव किया था, बेसिक्स में डिराइव किया था ना। इसको थोड़ी देर के लिए सेंडिंग एंड साइड को ई मान लो, है ना, याद है फॉर्मूला ई वी अपॉन एक्स साइन डेल, ये पॉपुलर फॉर्मूला। देखो यहां से भी वही फॉर्मूला बन गया, हमने अप्रोक्स जैसे हम लोगों ने यहां से रेजिस्टेंस हटाया और ये फॉर्मूला भी रेजिस्टेंस हटाने के बाद ही था। और सिमिलरली क्यूएस कितना हो गया, क्यूएस हो गया वी एस का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वी आर वी एस डिवाइड बाय एक्स कॉस डेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, वही फॉर्मूले, ये सेंडिंग एंड साइड का फॉर्मूला है। अभी रिसीविंग एंड साइड का फॉर्मूला वही बनेगा जो हमने सिंक्रोनस मशीन में भी पढ़ा है, ई वी बाई एक्स कॉस डेल माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। तो ये वी वोल्टेज कॉमन ले लेंगे तो कॉस डेल माइनस 1, इस तरीके से फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, है ना। तो ये हमारा सिंक्रोनस मशीन के ही फॉर्मूले हैं। तो देखो यहां से क्या बात पता चल रही कि सर जब यहां पर रेजिस्टेंस नहीं माना आपने तो कोई भी एक्टिव पावर का लॉस नहीं है, कोई भी एक्टिव पावर का लॉस नहीं। इसका मतलब है कि पीआर और पीएस तो क्या हो गए, एग्जैक्टली बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे बराबर, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं, एक्टिव पावर का लॉस ही नहीं होगा। बट हाँ, रिएक्टिव पावर का तो लॉस हो सकता है ना, रिएक्टिव पावर का लॉस हो सकता है। तो रिएक्टिव पावर के लिए देखो क्यूआर लिखेंगे तो क्यूआर क्या आ जाएगा, देखो इस फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान है, ये वाला चीज उठा के यहां रख दिया और ये वाला नीचे वी आर का स्क्वायर कर दिया, बस समझ में आया। तो ये 4 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब देखो ट्रांसमिशन लॉस क्या होगा, एक्टिव पावर तो होगा नहीं, रिएक्टिव पावर जाएगा। तो रिएक्टिव पावर लॉस या तो हम ऐसा निकाल ले कि जितना भेजा और जितना मिला उसका डिफरेंस, भाई जितना भेजा हमने और जितना मिला उन दोनों का माइनस कर लोगे तो हमें क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर लॉस पता चल जाए, क्यूएस माइनस क्यूआर। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। या फिर हम एक काम करें कि यहां पे अगर करंट जो भी जा रहा है हमारा करंट, वो करंट आई स्क्वेयर इंटू एक्स कर लो, तो आई स्क्वेयर इंटू एक्स कर लेंगे तो भी लॉस हमारा निकल आएगा। तो दोनों तरीके हैं, कहीं से भी हम लोग लॉस निकाल सकते हैं। मजा आया क्वेश्चन में। तो ये वाली जो इक्वेशन है इनको सबको मॉडिफाई किया हमने सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड साइड में। तो ये मॉडिफिकेशन कैसे हुए, जब रेजिस्टेंस को हमने 0 माना है। तो ये इक्वेशन भी बहुत ज्यादा याद रखना, क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें रेजिस्टेंस नहीं आता है, क्योंकि वर्चुअल कैलसी में कॉम्प्लेक्स सॉल्व नहीं होता है। अगर रेजिस्टेंस के साथ होगा तो ये इक्वेशंस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। बट खैर हमें दोनों ही चीजें याद रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही याद करके चले जाओ वो नहीं याद रखो, याद दोनों ही रखना है, बट ज्यादा इसको ध्यान से पढ़ना है अपने को। और इसमें भी एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बन गए ना ये वाले, तो पावर फ्लो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए अब कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए हम लोगों ने, नॉट मॉडिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन में बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, अदरवाइज मैंने फुल कोर्स में बहुत डिटेल में 5 ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से बताए हैं आपको। तो ये ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में जिसने फुल कोर्स पढ़ा होगा तो बड़ी आसानी से समझ जाएगा। पूरे 30 मिनट तक मैंने 5 ऑब्जर्वेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रिटर्न एग्जामिनेशन के हिसाब से सुन लो। एक शॉर्ट समरी दे देता हूं कि पी इज प्रोपोर्शनल टू डेल और स्टेबिलिटी वगैरह का भी हमने जिक्र किया था। वी आर और वी एस दोनों जब बराबर है ना, वोल्टेज जब बराबर, देखो डीसी में क्या होता था, जब दोनों साइड के वोल्टेज बराबर हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, तो करंट या पावर फ्लो होता था क्या, नहीं होता था। बट एसी में क्या होता है, चाहे दोनों वोल्टेज बराबर हो तो भी एक्टिव पावर फ्लो हो सकता है, क्योंकि एक्टिव पावर किस पर डिपेंड करता है, लोड एंगल पे। अब दोनों बराबर हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट हो जाएगा, तो क्या रिएक्टिव पावर 0 हो जाएगा, नहीं, या कंपनसेशन इक्विपमेंट वगैरह लगेगा, है ना। वो सारी की सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। थर्ड नंबर है कि वीआर और वीएस बढ़ाएंगे तो एक्टिव पावर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। देखो रिएक्टेंस अगर हम कम कर देंगे तो एक्टिव पावर बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। और रिएक्टेंस कम करने का मतलब है इंडक्टेंस कम करना, और इंडक्टेंस लाइन में कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे एक्सपांडेड एसीएसआर यूज कर लो, डबल सर्किट लाइन यूज कर लो, ठीक है, बंडल कंडक्टर यूज कर लो। इंडक्टेंस उन सबसे क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे हम लोग इफेक्टिव रेडियस बढ़ाएंगे इंडक्टेंस कम होगा, रिएक्टेंस कम होगा। और ये रिएक्टेंस कब ज्यादा हमें कम करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन में जब लॉन्ग लेंथ की लाइन होगी, लंबी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी, तो वहां रिएक्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो उसको कम करने के लिए अलग अलग तरीके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
और पांचवा पॉइंट है क्यू आर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ वी, है ना। यहां पे हमने क्या किया था, डेल को स्मॉल मान लिया था, है ना, याद है फुल कोर्स में हमने किया था, और कॉस डेल इज इक्वल टू 1 कर दिया था और सारे डेरिवेशंस करे थे, तो वहां क्यू आर इज प्रोपोर्शनल टू डेल वी भी आया था, ठीक है। तो ये सारे 5 पॉइंट 5 ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना थ्योरी इनफ है। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, और बाकी न्यूमेरिकल्स इसके जो पावर फ्लो इक्वेशंस वगैरह के जो है वो यूनिट 3 में भी इसके न्यूमेरिकल आएंगे, इन इक्वेशंस के बेसिस पे। इन इक्वेशंस के बेसिस कहाँ गए वो इक्वेशंस, ये वाली। इन इक्वेशंस के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट यूनिट वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, इसलिए बहुत काम की इक्वेशंस है ये, ठीक है।